हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट पिक्सल्स। तो ये क्लास बहुत दिनों के बाद हो रही है आपके सामने। ठीक है, तो देखते हैं आखिर इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा कि इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि लॉन्ग आंसर्स हैं सारे। 8 मार्क्स के अंदर आते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है आपके लिए कि इस क्लास को देखने के बाद आपके अंदर का जो डर है ना, वो अपने आप ही क्या होगा, वो अपने आप ही हो जाएगा ख़त्म ना। मैंने सोचा था इस क्लास को पूरा एज अ वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, बट क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें चल रही हैं, अभी नए साल से काफ़ी चीज़ों का प्लान है, तो उस कॉज से हम लोग अभी इसका वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, मतलब अपना फेस तो नहीं ला पाए। बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एग्ज़ाम का टाइम है। 19 फ़ेब को आपका एग्ज़ाम है। कब एग्ज़ाम आपका है? 19 फ़ेब को, है ना। तो वीडियो का इतना कोई वो नहीं लगा मुझे। मैंने सोचा कि लो बच्चों के लिए क्लास डाल देता हूँ एटलीस्ट। ये क्लास आप यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को पूरा देख के जाना। इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कौन से 9 टॉपिक है ना, 19 फ़ेब से कौन से वो 9 टॉपिक हैं जिनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ़ ये 9 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, इस क्लास को देख लेंगे पूरी, तो चाहे वो एमसीक्यू वाला पोर्शन हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर वाला पोर्शन हो, चाहे वो आपके लॉन्ग आंसर वाला पोर्शन हो, ये सब कुछ कवर अप आपका पूरा इससे हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही में हम लोग इस क्लास के अंदर जो मेन टॉपिक है कि हाउ टू राइट एन आंसर, है ना, कि आखिर हम लोग जो 8 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, ENSWER, है ना, जो आखिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ये लॉन्ग, इसको हम लोग कैसे लिखें, कैसे इसको हम लोग फ्रेम करें, तो इसके बारे में भी हम लोग आज इस क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्लास को शुरू करते हैं। इसके साथ में अभी आपको मैं बताऊँगा कि ये जो पूरी पीडीएफ है ना, ये जो क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ है, अभी आपको ये दिख रही होगी, ये देखो पूरी पीडीएफ है, यहाँ पे देख लो आप लोग। ये पूरी पीडीएफ है आपकी, कुछ लगभग मेरे ख्याल से 61 पेजेस के आसपास की। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम के अंदर तो नहीं आने वाला, ये तो आप मुझसे लिख के ले लो चाहे तो। ठीक है, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना होना। पीडीएफ कैसे मिलेगी मैं क्लास के बीच में आपको बता दूँगा। सारे आंसर तो लिखे हैं, वो आपके यूपी बोर्ड फॉर्मेट में ही सेट हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड की नॉइज़ होगी तो उसको थोड़ा-सा एडजस्ट करिएगा। वीडियो को 2x पे देखिएगा, 2x पे या फिर 1.5x पे वीडियो को देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आई थिंक एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत टाइम आपके पास भी बचा नहीं है, ठीक है। आंसर सारे कैसे लिखने हैं वो आपको आंसर जो लिखे हुए हैं उनमें मिल जाएगा आपको पूरा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है हम यहाँ पे वो समझा देंगे, लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो फिलहाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बट यकीन मानो इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आंसर खुद लिख के आ ही जाओगे, ठीक है। तो ये क्लास उन्हीं लोग की ये क्लास जो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि देखो, वो कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ई कॉमर्स। ठीक है, अब मेरी ज़रा बात ध्यान रखना, ई कॉमर्स के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है यहाँ पे ई गवर्नेंस के बारे में। इनको हमें एक्सप्लेन करना है, इनके टाइप को बताना है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेज क्या हैं। 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिरने वाला है। यकीन ना हो तो आप लोग जब एग्जाम आपका आए तो आप देख लेना, ठीक है। देखो, हम लोग बात करते हैं पहले ई कॉमर्स की। तो ये जो वर्ड है ई, इसका आखिर मतलब क्या होता है पहले, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है सर? जो ये गैजेट्स होते हैं ना, जो ये चीज़ें सारी होती हैं, कौन सी चीज़ें, गैजेट्स जो होते हैं, जो ये हमारा मोबाइल होता है, ये जो हमारा इंटरनेट होता है, हम लोग कह लें, इनके थ्रू जो कुछ भी व्यापार होता है, ट्रेड होती है, उसको हम कहते हैं सर ई कॉमर्स। ई गवर्नेंस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की जो आखिर गवर्नमेंट हमारी है, ये जो काम सारे कर रहे हैं किसके थ्रू? अपने डिजिटल के थ्रू, या फिर हम लोग कह लें इंटरनेट के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं क्या? ई गवर्नेंस। ठीक, देखो यही लिखा हुआ है इसमें कि मॉडर्न डिजिटल इरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म बोथ द कमर्शियल एक्टिविटीज़। ध्यान दिया होगा आपने, कभी भी कोई आंसर को फ्रेम करना पहले क्या लिखा जाएगा? इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। उसमें क्या है, बताना है आपको कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। 2 पेजों को देखो डेवलपमेंट हुए हैं। पहला क्या आपका ई कॉमर्स हुआ है, सेकंड क्या है आपका ई गवर्नेंस हुआ है। दोनों जो सिस्टम है इंटरनेट के अंदर वो क्या है?
डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी। इन दोनों के सिस्टम का जो यूज़ है वो मेनली क्यों किया गया है, उनका यूज़ कहाँ हो रहा है, ताकि जो भी ये एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाए, ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट के कामों के बीच में, और एक्सेसिबिलिटी ईजी हो ना, गाँव का आदमी भी इसको आराम से एक्सेस कर सके। तो देखते हैं हम लोग पहले ई कॉमर्स क्या होता है। क्या द प्रोसेस ऑफ, जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं इसको ध्यान देना। मैं काम करता हूँ, मैं अंडरलाइन की बजाय यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। कुछ लिखना होगा तो मैं लिख भी दूंगा। इसको मैं ज़रा मार्क कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स रिफर्स टू द प्रोसेस। ये क्या हो रहा है, अच्छा ओके, थंबनेल को भी ले रहा है, ओके ओके ओके। मुझे अंडरलाइन ही करना पड़ेगा फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, है ना, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि चीज़ों को खरीदना और बेचना किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो कितने क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ जाएगा, आपका इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई आपकी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, है ना, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर क्या है ना, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आर कंप्लीटेड यूजिंग कंप्यूटर, स्मार्टफोन, डिजिटल नेटवर्क इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल फिजिकल मैथड। ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, लाइक आप दुकान जा रहे हैं ना, आप शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पे सामान खरीद रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये क्या है हमारा, ये बेटर नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है। अब देखो टाइप क्या क्या होते हैं इसके, ये भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के अंदर भी आएगा। तो पहले आपका देखो लिखा है B2B, B2C। B2B क्या होता है, बिजनेस से बिजनेस का जो भी लेन देन होता है, ठीक है, उसको आप कहते हैं क्या, B2B। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सामान अपना ऑनलाइन, आपने, आपका कोई बिजनेस है, आपने ऑनलाइन सामान बेचा, किसी अदर बिजनेस ने क्या किया, उसको खरीद लिया, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा B2B बिजनेस। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर सप्लाइंग गुड्स टू अ होलसेलर। फॉर एग्जाम्पल आपका लकड़ी का बिजनेस है, कितना आपका किसका बिजनेस है, आपका बिजनेस है वुड का। आपने लकड़ी बेची ऑनलाइन, और किसी सोफा वाली कंपनी ने क्या किया, उसको खरीद लिया। तो बिजनेस आपका भी था, बिजनेस इनका भी था, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मॉडल हो गया हमारा B2B। अब देखो बात आती है इसकी B2C की, कि अब आपका लकड़ी का तो काम था, लेकिन आपने वो जो लकड़ी थी आपने खुद ही उसका सोफा बना लिया, और उसी खुद ही सोफे को क्या किसी कस्टमर को डायरेक्टली क्या किया, सेल कर दिया। तो अब क्या हुआ, आपका एक बिजनेस था, आपने उसको क्या करा, सेल कर दिया, किसको, कस्टमर को या कंज्यूमर को। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा B2C मॉडल। क्लियर हुआ आपको इतना। देखो आप एग्जाम्पल सारे क्या हो गए आपका, देखो अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके आते हैं, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं आपके B2C के। फिर देखो बात आती है इसकी, यहाँ पे बात आती है C2C की, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर की बात आती है। देखो ये क्या होता है, अब आप एक कंज्यूमर हो, है ना, आपको एक फ़ोन बेचना है, क्या बेचना है आपको, आपको एक मोबाइल फ़ोन बेचना है, किसको, किसी अदर कस्टमर को, किसी अदर यूज़र को। तो भाई कैसे आप बेचोगे फ़ोन को, तो आपने क्या किया, आपने फ़ोन को उठाया और डाल दिया OLX पे, और किसी को फ़ोन लेना था, कोई यहाँ पे इंसान था, फिर उसको फ़ोन खरीदना था, तो उसने क्या किया, उसने इस OLX पे जाके उस फ़ोन को परचेज़ कर लिया, है ना। तो ये क्या हुआ कि आप भी कंज्यूमर हो, वो भी कंज्यूमर है, और दोनों ने आपस में ट्रांज़ैक्शन किया, लाइक OLX हो गया आपका और eBay हो गया ना। एग्जाम्पल याद रखना आप लोग इसके, C2C के। फिर आपका आता है क्या, फिर आपका आता है C2B। सर C2B क्या होता है, C2B क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। जब भी कोई क्या करेगा, आप एक कंज्यूमर हो, आप एक फ्रीलांसिंग करते हो, क्या करते हो आप, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि आपको अच्छी सी वीडियो एडिटिंग आती है, आप एक कंज्यूमर हो, बट आपको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, आप ऑनलाइन गए, कई सारी साइट हैं, freelancer.com वगैरह, आप वहाँ पे गए, आपने अपना आपको रजिस्टर किया, आपने कोई बिजनेस ढूंढा जिसके लिए आपको काम करना है, आपका उनका आपने उनका उठाया प्रोजेक्ट, और उसको करके उनको दे दिया, आपको मिल गया पैसा। अब मतलब क्या, कि आप तो है कंज्यूमर, है ना, आप तो एक कंज्यूमर, पर आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस को अपने सर्विसेज बेच रहे हो, अपनी स्किल्स के थ्रू पैसे कमा रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका C2C मॉडल। फिर आपका आता है B2G, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। क्या कि जब कभी कभी क्या होता है, कई सारे ऐसे बिजनेस हैं, कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो किसी बिजनेसेस के द्वारा काम करते हैं, रन करते हैं ना, उनको टेंडर वगैरह पास होता है, गवर्नमेंट टेंडर दिया जाता है उनको। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे B2G मॉडल। फिर देखो आ जाओ किस पे, एडवांटेजेस ऑफ अ ई कॉम। आखिर फ़ायदा क्या क्या है ई कॉमर्स का, तो हम जानते हैं पहला फ़ायदा क्या होगा आपका, 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, मतलब 24 घंटे आपको सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपका आता है क्या, ग्लोबल मार्केट रीच, है ना, आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, तो क्या आप वहाँ पे क्या पूरी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड सामान को आप खरीद सकते हो, और वर्ल्ड वाइड सामान को आप सेल भी कर सकते हो ना। तो ये फ़ायदा हो गया। फिर लिखा है लोअर ऑपरेशन कॉस्ट। अगर आपको अपना कोई सामान बेचना है ना, तो उसके लिए पहले आपको दुकान खरीदनी पड़ेगी, दुकान का रेंट दोगे, बिजली का बिल लोगे, परमिशन लोगे गवर्नमेंट से, बहुत सारा झाम है। लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर उठाया, अपना स्टोर बना लिया घर ही से आपने, अपना अपने सामान को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप बेच सक रहे हो, बेचना आपने स्टार्ट कर दिया। फिर आपके आता है देखो कन्वीनियंस एंड कंफर्ट।
अब देखो ये क्या होता है, कन्वीनियंस बहुत है, कंफर्ट बहुत हमें मिलता है कि भाई हमें मान लो कोई क्या करना है कि मान लो हमें कोई कपड़ा खरीदना है, कोई शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठ के उस कपड़े को देख सकते हैं, समझ सकते हैं मतलब कि कैसा क्या क्वालिटी है, क्या साइज़ है। तो ये चीज़ हमें क्या हमारे लिए बहुत कंफर्ट भी हो रहा है, कन्वीनियंस भी है। फिर आपका आता है फास्टर ट्रांज़ैक्शन कि भाई पैसा देना है हमें, हमें उसके लिए कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, है ना, हम लोग कर सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई आप लोग कमेंट करो, फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, है ना, क्या होता है? क्योंकि ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आता है तो आप कमेंट करो, ताकि अदर बच्चे भी जिनको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में जाओ। कई बच्चों ने वहाँ पे कमेंट किया होगा फुल फॉर्म यूपीआई का, तो एक बार देख लो कि आखिर क्या फुल फॉर्म है यूपीआई का, और उसको पढ़ लो जाके। थोड़ा सा खुद से एफर्ट लगाओ, मैं तो बताने को मैं बता दूँ यहाँ पे, पर वही है ना, ये खुद से कुछ करोगे नहीं फिर। खैर, फिर देखो आपने क्या इजी प्रोजेक्ट कंपैरिजन, भाई हमें कंपेयर करना है। 2 मोबाइल हैं, आप शॉप पे गए, आपने कहा भैया मोबाइल दे दो, उसने आपको मोबाइल दे दिया, लेकिन आपको मज़ा नहीं आया क्योंकि भाई आपको आपने मतलब ले भी लिया, पर आप फिर दोस्त आपका कोई और अच्छा मोबाइल ले आया, उतने पैसे में तो आप पछता रहे हो। लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं होता है ना, ऑनलाइन आप अपने आपको मोबाइल लेना है, आप मोबाइल पे गए, अदर मोबाइल देखा, दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों का प्राइस कंपेयर कर लिया, दोनों के जो फीचर्स थे उनको कंपेयर कर लिया, और दोनों के जो रिव्यू थे, जो अदर लोगों ने दिए थे पहले से, वो सब आपने देख लिए, तब जाके आपने कोई अपने मोबाइल को परचेज़ किया। तो आपको क्या मिला, आपको कम पैसे में बेटर ऑप्शन मिल गया। इसको कहते हैं ईज़ी प्रोडक्ट कंपैरिज़न। फिर देखो लिखा है बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट कि भाई अगर आपका मान लो ऑफलाइन स्टोर है, ठीक है, आपका दुकान है आपकी, मान लो आपको नहीं पता कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो वहाँ पे हर चीज़ की डिटेल होगी कि भाई कि इतना ऑर्डर आया था, इतना बिक गया है, इतना अभी पेंडिंग पे है ना। फिर डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, आपके जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स आपके अकाउंटिंग के, टैक्सेशन के, ये सब क्या होंगे, डिजिटली सेव होते रहते हैं ना। फिर लिखा है बिजनेस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई आपका भी आपकी दुकान है, वो खाली आपके मोहल्ले में रन कर रही है, बट अगर आप ई कॉमर्स को यूज़ कर रहे हो, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट को यूज़ कर रहे हो, तो आप अपनी दुकान से सामान सेल कर सकते हो किसी अदर सिटी में, किसी अदर स्टेट में, किसी अदर कंट्री में, और इवन इफ किसी अदर वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप उस चीज़ को मतलब भेज सकते हो। फिर लिखा है रिड्यूस द पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा कम हमें काम करना पड़ता है, किसका, पेपर काम एकदम खत्म हो जाता है। जितना भी चीज़ें सारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली काम करती हैं। अब देखो ये तो बात किसकी हो गई, फ़ायदे की। अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जल्दी-जल्दी समझते हैं। पहला क्या था, रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड। ऑनलाइन आओगे तो क्या करोगे, साइबर फ्रॉड के चक्कर में तो पड़ोगे ही पड़ोगे। साइबर फ्रॉड क्या होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नो फिजिकल इंस्पेक्शन कि कोई फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं है यहाँ पे कि भाई आप पहले गए, आपने कपड़े को छू के देखा कि कपड़ा अच्छा वाक़ई में है कि नहीं है, अच्छा नहीं दे रहा है तो तुमने नहीं लिया। बट ऑनलाइन ऐसा नहीं है, जब कपड़ा आपके पास आ जाता है तभी आप उसको देख पाते हो कि वो कैसा था, कैसा नहीं था। फिर क्या कभी-कभी क्या होता है, हमारी जो डिलीवरी है वो डिले हो जाती है ना। आपने सामान मँगाया, दिखा रहा है कि 10 दिन में आ जाएगा, पता लगा रहा है 15 दिन के अंदर। तो कभी-कभी ये दिक्कतें होती हैं। फिर लिखा है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, अगर पता चला आपको सामान बुक करना है, भूख लग गई खाना खाने के लिए, अब आपने स्विगी खोला, लेकिन पता चला कि आपके में इंटरनेट ही नहीं था। तो क्या होगा, अब आप सामान अपना बुक नहीं कर सकते हो फिर। फिर पता है प्राइवेसी कंसर्न है ना, कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल है, उनका मिसयूज़ भी कोई कर सकता है। हाई कंपटीशन, बहुत कंपटीशन अब हो गया है यहाँ पे ऑनलाइन वाले जो भी ई-कॉमर्स वाला काम है। फिर लिखा है रिटर्न एंड रिफंड्स, कभी-कभी कस्टमर होते हैं मीशो वगैरह सामान मँगा के मँगाएँगे, पहनेंगे, उसको रिफंड मार देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका भी जो नुकसान कभी न कभी होता रहता है, आपका नुकसान होता रहता है फिर। तो ये भी एक क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस है। फिर है टेक्निकल प्रॉब्लम कि आपने बनाया स्टोर किसी छोटी-मोटी साइट पे, अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे, पर पता चला क्या हुआ, उनका सर्वर क्रैश कर गया, है ना? उनका जो पेमेंट गेटवे आपने ले रखा था उसमें फेल्योर आ गई, तो फिर आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। फिर लिखा है शिपिंग कॉस्ट, सबसे मेजर ये भी है। शिपिंग कॉस्ट मतलब क्या है कि अब जो डिलीवरी चार्जेस है कि आपने सामान तो लिया ही लिया, बेचा ही बेचा, प्लस आपको उससे घर तक पहुँचाना भी है। तो कभी-कभी इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर देखो लिखा है यहाँ पे लीगल एंड टैक्स कॉम्प्लिकेशन कि भाई ऑनलाइन भी जो टैक्स सिस्टम है थोड़ा-सा अलग होता है, वो ऑनलाइन टैक्स सिस्टम अलग-अलग रीजन का अलग-अलग होता है, तो उसको भी आपको थोड़ा-सा देखना पड़ता है कभी-कभी। तो सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स। अब देखो भैया, अब बात आती है किसकी, ई गवर्नेंस की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ऐसे लिख के आना, पीडीएफ पूरी मिल जाएगी आपको, बताता हूँ मैं कैसे मिलेगी आखिरी में, मतलब वीडियो के बीच में। इतना लंबा वेट नहीं कराऊंगा, बता दूंगा अभी, ठीक है, तो परेशान ना होना उसके लिए, ठीक है। देखो फिर हम बात करते हैं किसकी, ई गवर्नेंस की। देखो ये क्या होता है,
हेल्प अस टू यूज़ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू बाय द गवर्नमेंट। सरकार यूज़ कर रही है किसको, ऑनलाइन काम को, किसके लिए, सिटीजन के बेनिफिट के लिए, उनके उनसे इंटरेक्शन के लिए, बिजनेसेस के लिए, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, उनकी एफिशिएंटी और उनमें ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। उसी को हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस। टाइप क्या देखूँ मैं, पहला लिखा है G2C। जब गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली सिटीजन से कम्युनिकेट करेगी, उनको सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो क्या होगा G2C। फॉर एग्जाम्पल हमारा आधार कार्ड हो गया, ऑनलाइन बिल हो गया, डिजी लॉकर वगैरह ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरेक्टली डील कर रही है किससे, कस्टमर से, कंज्यूमर से। फिर आपका आता है G2B। कि जब जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, बिजनेसेस से अपना मतलब अपना इंटरेक्शन करेगी। जैसे कि क्या हो गया आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन लाइसेंसिंग हो गया, एक इसमें और हम ऐड कर देते हैं MSME। MSME फुल फॉर्म क्या होता है इसका, बच्चे बताएंगे कमेंट करके फुल फॉर्म इसका MSME का। ठीक, कमेंट जरूर कर देना, इंपॉर्टेंट है, और ये G2B के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखना। फिर देखो आपका आता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कि भाई एक सिस्टम बना हुआ है हमारा, उसमें शेयरिंग करनी है अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लेके, तो क्या काम होगा ना कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट से ही डील कर रही है। भाई यूपी है हमारा, यूपी डील किससे कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है वो MP से, ये वाला सीन। फिर आपका आता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। मतलब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपको छुट्टी लेनी है, आपने क्या करा, ऑनलाइन डाल दी छुट्टी चाहिए हमें। कि भाई पेरोल सिस्टम हो गया, पेंशन कितनी कितनी आने वाली है, क्या होगा, उसकी जो सारी सर्विसेज होती हैं डिजिटल, ये किसके अंदर आती हैं आपकी, ये आती हैं G2E के अंदर। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाती है, मतलब लोगों को पता होता है कि जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है ना। फिर लिखा है आपका फास्टर सर्विस डिलीवरी। कि जो सर्विस जैसे अब आधार कार्ड बनाने के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना नंबर नंबर चेंज कर सकते हो। बाकी जो बायोमेट्रिक वगैरह चीज़ें हैं वो तो खैर आधार कार्ड वाले सीन में अभी भी दुकान वहाँ पे जहाँ पे फिर सेंटर होता है वहाँ जाके होती हैं, ठीक है। फिर लिखा है सेव्स टाइम एंड पेपर वर्क, टाइम बच जाता है और पेपर वर्क कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता पड़ता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इससे क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है, ईजी टू एक्सेस है ना, बहुत आराम से हमें ये मिल जाता है घर बैठे। बेटा रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, पूरे जनता का रिकॉर्ड एक साथ रखा रहता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कागज़ का काम कम होगा तो पेड़ कम कटेंगे ना। फिर लिखा है सपोर्ट्स द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ऐसे जो भी ये चीज़ें सारी हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, आप ज़रूर से ज़रूर लिख के आना कहाँ पे, अपने आंसर के अंदर, जो कि प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट से रिलेट कर रहे हो भैया, चाहो और चाहे ना चाहो। एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी जो गवर्नमेंट के बेनिफिशियल के लिए हो, गवर्नमेंट की तारीफ़ करने के लिए हो ना, ताकि क्या हो, जो भी आंसर चेक कर रहा होगा आपका, वो भी सरकारी आदमी है तो वो खुश हो जाएगा, फिर आपको 8 में 8 मार्क्स दे देगा। पता लगा आप घर याद ही है उसको, तो क्या होगा, वो भाग जाएगा फिर, मतलब गुस्सा हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, नंबर काट देगा, आपके 8 में 7 दे देगा। अगर 8 में इसने 7 दे दिए तो आपका 100 में 100 नहीं बनेगा ना, वो फिर 99 ही रह जाएगा फालतू में। अगला देखो क्या कह रहा है, ई गवर्नेंस से क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस। पहले आपका लिखा है डिजिटल डिवाइड। भाई डिजिटल डिवाइड मतलब क्या, रूरल और जो भी ये ऐसे लोग हैं, मतलब गांव वाले लोग, या फिर जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो क्या वो लोग बेचारे बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे IDR फाइल करना है, कैसे हमें आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना है। उनको हर काम के लिए जाना पड़ता है कैफ़े, और फिर कैफ़े वाले उनका खून चूसा करते हैं, पैसा लिया करते हैं एक्स्ट्रा। फिर लिखा है आपका साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कभी कभी क्या, कोई इंसान है उसको नहीं पता है ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, तो क्या उसको धमकियाँ आने लगती हैं। फिर लिखा है आपका हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, बहुत ही लंबी कॉस्ट आती है, किसके लिए, बहुत इसके लिए, मतलब इन चीज़ों को करने के लिए है ना। फिर टेक्निकल इलिटरेसी, मतलब कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है। सिस्टम फेल्योर्स, आपका भी आएगा रिजल्ट यूपी बोर्ड का। यूपी बोर्ड को क्या आएगा, अभी अभी कुछ दिन बाद आएगा रिजल्ट, खैर तो पेपर स्टार्ट ही हुआ है, सेकंड पेपर है आपका। बट अभी जब आएगा तो क्या होगा कि जो इनकी गवर्नमेंट की साइट है वो क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी क्रैश, है ना। तो ये क्या हो गया, सिस्टम का फेल्योर हो गया। फिर लिखा है प्राइवेसी कंसर्न था ना, कि आपका डेटा क्या हुआ, लीक हो गया। रेजिस्टेंस टू चेंज है ना, कि कभी कभी जो एम्प्लॉय होते हैं क्या, वो कहते हैं भैया हम तो नहीं बदल लेंगे, जो चल रहा है चलने दो उसको, तो कभी कभी यही प्रॉब्लम आती है। फिर डिपेंडेंस अपॉन टेक्नोलॉजी, कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक गूगल, लाइक जीमेल, है ना। तो अभी तो इंडिया के अंदर जितने भी मेल है, में 90% जो मेल्स होती हैं सारी, वो कहाँ बनती हैं, वो बनती हैं जीमेल पे। आपकी भी जो जीमेल होगी क्या होगा, उसमें @gmail.com में लिखा होगा, बट जो जीमेल है किसकी है, वो है हमारी अमेरिका की सर्विस। सपोज करो अमेरिका चाहे कि भाई जीमेल को आज से बंद कर दें हम लोग, तो क्या होगा, उस दिन से जीमेल काम खत्म। अब जब जीमेल काम खत्म तो क्या, वो जो इंडिया के आधे से ज़्यादा यूज़र जीमेल
जो है मेल तरह से जो है वो उनको यूज़ ही नहीं कर पाएँगे, उनको फिर नया बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए। और हर क्वेश्चन के आखिरी में आपको लिखना है क्या, कंक्लूज़न। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर लिख के आना। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन में आपने क्या समझा उसका जो सारांश है ना? हिंदी में लिख देता हूँ सारांश। ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है ना, तो वही लिखा है कि भाई दोनों क्या हैं, पावरफुल एप्लीकेशन है किसके, आईटी के, मॉडर्न एरा के अंदर, है ना। फिर जो ई कॉमर्स है वो क्या करता है, वो इन्हांस करता है किसको, बिजनेस ग्रोथ को, ग्लोबल ट्रेड को। जबकि जो ई गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है, एफिशिएंसी देती है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हेल्प करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो लोग बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 2 की। 8 से 9 क्वेश्चन हैं, परेशान ना हो, बोर ना होना, लगाओ 2x पे क्लास, देखते रहो। ठीक है, देखो कह रहा है कि भैया ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूँ 20 बार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको भैया, भी ये कहीं 4 मार्क्स में या फिर आपको 8 मार्क्स के अंदर देखने को 101% मिलेगा, मैं बता रहा हूँ पहले से आपको। ठीक, कितने टाइप के होते हैं, उनको 3 टाइप के हमें एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करना है, किन्हीं भी 3 को। कोई बात नहीं भाई, देखो ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल। इस टर्म को याद कर लो, क्या है ऑपरेटर हमारा, वो है ऑपरेटर हमारा एक स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। और क्या परफॉर्म करता है ये, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कहाँ पे, वेरिएबल्स पे और वैल्यूज़ पे, बस ये टर्म याद कर लो। ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अब देखो सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, ऑप्शन में अगर मिडिल लेवल है तो वो लगा के आना, नहीं तो लगा के आना अपना लो लेवल। ठीक, फिर देखो भैया नहीं लो लिखूँ, हाई लेवल का क्या होगा ना, एच एल है, हाई लेवल लैंग्वेज। एक्चुअली में ये इनके इनके बीच की है, कौन, सी लैंग्वेज, है ना। फिर देखो कह रहा है कि बताना है हमें स्पेशल सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे जो ये b है और जो यहाँ पे a है, ये क्या है हमारे, ये दोनों हैं हमारे क्या, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब जिन पे ऑपरेटर काम करते हैं। और अगर यहाँ लिखा होता है इक्वल टू 5, तो ये 5 भी क्या होता है हमारा, ये 5 होता है हमारा एक वेरिएबल, और एक कॉन्सोनेंट होता है, एक लिटरल होता है हमारा, इंटीजर लिटरल होता। क्या होता है, ये होता है हमारा लिटरल। कैसा लिटरल, इंटीजर लिटरल। और जो ये प्लस लगा है ना, और ये इक्वल टू लगा है, ये सारे क्या होते, ये दोनों होते हमारे ऑपरेटर। ठीक, ये होता, बताते कौन सा ऑपरेटर होता अभी, लेकिन जान लो ना कि ये प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, इक्वल है, ग्रेटर देन है, ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ठीक, अब देखो कौन कौन से होते हैं बेटा। पहला होता है हमारा अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिट वाइज, कंडीशनल और स्पेशल कुछ होते हैं। इनको आप इग्नोर मार देना, ये टर्नरी आपका इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा इनसे। बाकी तो आप जानते ही हो, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर या कभी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इन तीनों को कभी कभी अलग से पूछ दिया जाता है, अलग से आ सकते हैं ना, सकते हैं। ठीक, खैर देखते हैं इनको लाइन से हम लोग। तो पहले आते हैं हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जल्दी से देखते हैं। सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लस है, माइनस है, यहाँ मतलब मल्टीप्लाई है, हमारा डिवीजन है, और क्या है, मॉडुलस है। 20 बार बता चुके हैं, मॉडुलस क्या देगा, हमेशा रिमाइंडर को देगा। डिवाइड ये क्या देगा, ये देगा आपका क्वोशिएंट को। एग्जाम्पल जल्दी समझ लो, लिखा है 5 डिवाइड 2 और लिखा है 5 मॉडुलस 2। दोनों का आंसर क्या आएगा सर। सर ने कहा क्या, सॉल्व करके देखो भैया, 2 से डिवाइड किया 5 को, 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 1। सर ये तो क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये हो गया 2। और ये तो रिमाइंडर है, ये तो कहाँ आएगा, ये तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ हो गया हमारा 1। ठीक है, आगे और तुरंत जल्दी के साथ में आपका प्रोग्राम बना हुआ है। कभी कभी आता है भाई प्रोग्राम बनाओ एक तो, जिसमें क्या हो, सारे अपडेटर आपने समझाए हो, तो ये प्रोग्राम बना के वहाँ चुपचाप चले जाना ना। यहाँ पे रिटर्न 0 है, यहाँ पे लगा सकते हो आप गेट ch। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये हमारी क्या है, हेडर फाइल है, ये तुम्हारा क्या है, ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ पे लगा सकते हो आप वाइड भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, हमारा इंट है, ये हमारा डेटा टाइप है। बाकी प्रिंटफ क्या है, हमारा लाइन को प्रिंट करने के काम में आता है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर की। कौन कौन से होते हैं, देखो हमारा डबल इक्वल है ना, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल। ये क्या देता है, मतलब ये देता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, यही दो में से एक ऑपरेटर ये या मतलब जो रिजल्ट में देगा, है ना। फिर देखो आपका आता है लॉजिकल। लॉजिकल आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि 3 होते हैं आपका, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। एंड क्या करेगा, जब दोनों कंडीशन क्या है, बोथ कंडीशन
आर यार एक मिनट को पेन चल रहा है यार, हाँ आर ट्रू। ठीक, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो क्या होगा, तभी ये ट्रू देगा। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, एटलीस्ट वन ट्रू है ना, एटलीस्ट वन इज ट्रू, तो क्या देगा भैया, तो देगा वो ट्रू। कौन, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट क्या कर देगा उल्टा, है ना, उल्टा। मतलब अगर वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। आते हैं एग्जाम्पल देख लो, इसका प्रोग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखो दिया गया है 10, यहाँ दिया गया है 5। क्वेश्चन कह रहा है भैया एंड ऑपरेटर ए ग्रेटर देन जीरो, ए बड़ा है जीरो से और बी बड़ा है जीरो से। क्या ए भी बड़ा है बी बड़ा है, बिल्कुल दोनों बड़े हैं, तो मतलब दोनों ट्रू हो गए, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, आउटपुट आ गया हमारा ट्रू। ये कह रहा है देखो यहाँ पे ए बड़ा है बी से और बी से जीरो बड़ा है, क्या ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई भाई, ये तो गलत हो गया, बट ये तो ट्रू है हमारा, और लगा है तो ये भी क्या आएगा ट्रू। कह रहा है ए बड़ा है जीरो से, ये तो एकदम सही है, बट क्या लगा है, नॉट लगा है, मतलब ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा फॉल्स। क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब देखो आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या करेगा, वैल्यू को असाइन कर देगा। सर कहाँ कर देगा, लिखा हुआ है ए इक्वल टू 5, ये जो 5 है क्या हो रहा है, ये 5 की वैल्यू ए के अंदर आ रही है, मतलब क्या हो रही है, वैल्यू वैल्यू हो रही है असाइन, इसीलिए कहते हैं इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो कौन कौन से होते हैं, सिंपल आपका सिंगल साइन, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, फिर मल्टीप्लाई बना लो, इक्वल, फिर डिवाइड इक्वल, आपका मॉडुलस इक्वल। काम कैसे करते हैं, मॉडल लिखा है ए प्लस इक्वल 5, इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 5, है ना, ये बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोग्राम बना हुआ है, उसका देखो दिया गया है आउटपुट, देख लेना समझ लेना, ठीक है। आपका आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दो टाइप के होते हैं। आपका ये एक इंक्रीमेंट, एक हो गया डिक्रीमेंट। अगर पहले लिखा हुआ है इंक्रीमेंट तो क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा प्री इंक्रीमेंट। बाद में लिखा हुआ है तो क्या होगा हमारा, बाद में लिखा है तो होगा हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फिर आते हैं आपके बिटवाइस ऑपरेटर, ये ना बिटवाइस एंड है, बिटवाइस और है, बिटवाइस एक्स और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इनका नाम क्या है, बिटवाइस। मतलब ये लिखा है, मान लो लिखा है 5, 5 का बाइनरी क्या होगा, 5 बाइनरी होगा जीरो नहीं 1 0 1 0 1 0 1, ये होगा क्या 5 का बाइनरी। तो ये क्या, अब मान लो बिट वाइज है तो ये क्या कहते हैं, ये अलग अलग बिट पे खाली काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। अगर प्रोग्राम बना हुआ है देख लेना इसको। फिर आप क्या आते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट भैया है। टर्नरी क्या होता है सर, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे थोड़ा उल्टा पलटा हो गया है ना, ये इसी सिंबल यहाँ बना होगा। देखो इसमें क्या होगा, एक कंडीशन लिखी होगी, एक प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसका बना हुआ है नीचे देखते हैं भी, एक कंडीशन लिखी होगी यहाँ पे। अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्या है ट्रू, तो ये आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या आएगा हमारा, तो आएगा हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2। देखो देखते हैं, कह रहा भैया ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, मैक्स निकालना है। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, मतलब ए बड़ा है तो ट्रू क्या होगा, ए, मैक्स में ए आएगा, नहीं तो क्या आएगा फॉल्स होगा, तो मैक्स के अंदर बी आ जाएगा, हमारा मैक्सिमम नंबर निकल आएगा, ठीक है। फिर कुछ आपके स्पेशल होते हैं, साइज ऑफ वगैरह, पॉइंटर टू वेरिएबल, पॉइंटर ये वाला सिस्टम, खैर इनको छोड़ते हैं अभी हम लोग, ये आपके सिलेबस के अंदर फिलहाल नहीं है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकला आपका, ऑपरेटर क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं सी के अंदर, वो इनेबल करते हैं प्रोग्राम को, परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिकल और कैलकुलेशन को, कंपेयर करते हैं चीज़ों को, लॉजिकल डिसीजन को लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 के बाद मैं बता दूंगा कि आपको ये नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है भैया कि एआई क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेरियस एप्लीकेशन क्या है, उनको बताओ, ठीक, उनको बताओ। बताते हैं सर। देखो लिखा है एआई, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट एडवांस है, डेवलपिंग फॉर वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो ध्यान रखना 3-4 चीज़ें एआई के अंदर, ठीक, सब कहानी लिखी है पूरी, कब क्या हुआ कब क्या हुआ। देखो लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ ब्रांच ऑफ अ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द क्रिएशन ऑफ अ इंटेलिजेंट सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क एंड नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटर लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है एआई की, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अगर नोट्स नहीं ले रहे हो तो, ले रहे हो तो बात ही नहीं कोई, ठीक। लेकिन साहब ने कहा कि सर ये बहुत लंबी है, आप क्या बता सकते हो कि एआई क्या एक ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो क्या करती है, जिसके थ्रू हम लोग जो मशीन्स हैं या फिर हम लोग ऐसे सिस्टम को डेवलप करते हैं जो थिंक, एक्ट एंड बिहेव
लाइक ह्यूमंस, कि जो इंसानों की तरह थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं उनकी तरह, या फिर बिहेव कर सकते हैं ना, किसकी तरह, इंसानों की तरह। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं उस सिस्टम को एआई। पहली बार किसने खोज की, जॉन मैकार्थी ने खोज की, कब की, 1956 के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग एबिलिटी होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन बना सकता है और डिसीजन भी ले सकता है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट वो कहाँ कहाँ हो रही है इसकी, याद कर लेना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ये भी 99.99% आपको एग्जाम के अंदर देखने को ये मिलेगा। फिर कह रहा है देखो भैया ऑटोमेटेशन हम लोग कर सकते हैं ना, इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर, गलतियाँ बहुत कम होती हैं किसके थ्रू, एआई के थ्रू। पर ऐसा नहीं है, अभी काम हम कर रहे थे 20 गलतियाँ कर रहा था एआई, ठीक है। फिर कह रहा है कि फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, ये काम बिल्कुल सही है। आपको एनालाइज करना है डेटा, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको ग्राफ तैयार करना है पूरा फिजिक्स का, तो इससे जो डेटा एनालाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे हो जाता है। फिर 24 सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल ये एकदम सही है ना। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, स्मार्ट होम, सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस असिस्टेंट का लाइक एग्जाम्पल है, वॉइस असिस्टेंट का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। पहले क्या आएगी, सीरी, फिर आपका एलेक्सा, फिर आपका क्या आएगा, सीरी है, एलेक्सा है, और फिर ओके गूगल वाला कुछ सिस्टम होता है ना, याद नहीं आ रहा मुझको भाई, ठीक है। सीरी और एलेक्सा तो खैर याद ही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका आएगा ह्यूमनॉइड रोबोट अगर आ रहा है तो आपका वो क्या नाम था उसका, सोफिया, उसको ध्यान रखना। फिर आपका आता है यहाँ पे इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, भाई डायग्नोसिस के लिए, रोबोटिक सर्जरी के लिए, पेशेंट के मॉनिटरिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी क्या होता है, एआई का यूज़ आजकल किया जाता है। फिर आपका लिखा है पर्सनलाइज सर्विस के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, इन सब के लिए। कोई हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो, इन सब के लिए भी क्या होता है, कभी कभी इन सब के लिए भी एआई का यूज़ बहुत बड़े तरीके से किया जाता है। तो क्या क्या होते हैं पार्ट, पहला होता है मशीन लर्निंग। जब एक मशीन इनेबल्स टू कंप्यूटर लर्न डेटा फ्रॉम एंड इम्प्रूव ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, है ना, अपने आप पे क्या कर रही है, डेटा को लर्न कर रही है और इम्प्रूव कर रही है, इसको कहते हैं लोग क्या, मशीन लर्निंग। एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। जब क्या होता है, कोई मशीन है वो इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड करे, है ना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, एनएलपी। फिर आता है आपका कंप्यूटर विजन, लाइक हम लोग का विजन क्या है, हम लोग आंखों से इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सुन रहे होगे, कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, और मुझसे मेरी तारीफ कर रहे होगे या फिर जो भी कर रहे हो ना, खैर। फिर देखो ना, तो ये क्या है, ये आपके सारे विजन्स हैं जिनसे आप देख रहे हो, समझ रहे हो। तो क्या जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो भी किसी चीज़ से देखता है, लाइक उनके कैमरा वगैरह हो गए, वो हो गया, होता है कंप्यूटर का विजन, है ना। इट इज़ यूज इन अ फेस, कहाँ यूज होता है, फेस को रिकग्नाइज करने के लिए, मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। बहुत नींद आ रही है, बज गया है कितना, 12:49 AM। फिर देखो आपका लिखा है रोबोटिक्स के लिए यूज़ होता है, एक्सपर्ट सिस्टम के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ना। फिर देखो एप्लीकेशन क्या क्या आपके यहाँ बताया मैंने, हेल्थ केयर के अंदर ये नोट्स ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के अंदर आपका इसका यूज़ हो रहा है, बैंकिंग के लिए यूज़ हो रहा है आपके ना। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है, ई कॉमर्स के लिए इसका यूज़ हो रहा है। फिर देखो और कहाँ यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, इंटरटेनमेंट इसका यूज़ किया जा रहा है। क्या होते हैं देखो एडवांटेजेस ऑफ एआई, पहला लिखा है हाई एक्यूरेसी है, फास्ट प्रोसेसिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, रिड्यूस द ह्यूमन वर्कलोड और इंप्रूव करता है इसको, डिसीजन मेकिंग को। फिर आपका कंक्लूजन यहाँ पे देखो दिया गया है इस आंसर का, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। आते हैं हम लोग इस पे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एरे क्या होती है हमारी, एरे क्या होती है, program need to store a large number of values of a same data type, ध्यान रखना सेम डेटा टाइप, है ना। फिर होती है हमारी क्या, एरे। अब देखो डिफिनेशन लिखे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेम डेटा टाइप, कंटेंट लोकेशन एक्सेस ड्यूरिंग अ कॉमन नेम होगा एक, ठीक है। फिर कहते हैं लोग एरे होती कितने की होती है, 2 टाइप की होती है। लोकेशन देखो दी गई है, इंट 5, इंट क्या है हमारा, डेटा टाइप है, किस टाइप की एरे है, ये क्या है, ये इसका साइज है, क्या है इसका साइज, और ये हमारी एरे का नाम है, मार्क से कह रही है, ठीक है। ध्यान रखना 5 की एरे है, डेटा स्टोर कहाँ पे, 0 से लेके 4 तक, है ना, 0 to n-1 तक डेटा स्टोर होता है, ध्यान रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, देखो लिखी गई है, स्टोर होमोजेनियस टाइप, सेम टाइप का ही डेटा एरे के अंदर स्टोर हो सकता है। आपके एलिमेंट्स होते हैं कॉन्टिन्यूटी के अंदर, इंडेक्स कहाँ होगी, स्टार्ट में शायद 0 से होगी, साइज क्या होगा पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कभी कभी,
है ना, अलाउ करेगी, इसको रैंडम इसको अलाउ करती है। एरे का जो नेम है वो बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का होता है। देखो आते हैं किस पे, टाइप ऑफ एरे, इस पे एरे होती हैं 2 टाइप की। पहली आपकी होती है 1 डे एरे, दूसरी होती है आपकी 2 डी एरे। 3 डी एरे के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। ये आपके सिलेबस के अंदर अभी फिलहाल नहीं है। 1 डी एरे क्या होती है हमारी, देख लो एक बार क्या होती है। यहाँ पे होगा डेटा टाइप और यहाँ पे होगा खाली उसका साइज, है ना। फिर अगर आती है आपकी 2 डी एरे, क्या होती है, यहाँ पे क्या जो हमारी रो और कॉलम की फॉर्म में होती है ना। देखो यहाँ पे क्या एरे का टाइप दिया है, एरे का नाम पे, रो कितनी है, कॉलम कितनी। मान लो लिखा है आपने रो सर 2 है, कॉलम है 3, तो 1 2 3 3 कॉलम, 4 5 6, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी एक एरे। कितने कितने की होगी हमारी, 2/3 की। कह रहा है सर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कितने होंगे भाई, 3 दूनी 6, कितने होंगे 6। जो भी एरे का साइज दिया हो, इतनी रो हैं इतने कॉलम हैं, दोनों को कर देना मल्टीप्लाई और आपका जो भी रिजल्ट है वो निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ था आपको, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक, हो गई आपकी एमडी है ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सीधे सीधे 5 पे। कह रहा है भैया सर्चिंग क्या होती है, शॉर्टिंग क्या होती है और मर्जिंग क्या होती है, इनको समझा दो। इसको मैं समझा देता हूँ फिर बता देता हूँ कि नोट्स कैसे कहाँ मिलने वाले हैं। या फिर चलो ठीक है, बहुत लंबा देख ही लिया होगा, देख ही लो। हम लोगों ने क्या सोचा है कि जो लास्ट ईयर में हम लोगों ने पापा, है ना, 19 वाला कोर्स किया था, एक लॉन्च किया था, इसको हम लोग वापस से अब जिंदा करने जा रहे हैं। बट ये ध्यान रखना, पापा 19 का कोर्स मात्र 19 रुपीज़ का है, सिर्फ 19 इसका कोर्स है। इसके अंदर आपको ये वाली पीडीएफ, अभी एक एमसीक्यू सीरीज़ आई थी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्लस कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और अगर आपने 149 का कोर्स खरीद रखा है तो कोई बात ही नहीं है, आपको वैसे भी इस चीज़ें ऑलरेडी एक्सेस्ड होंगी, ठीक है। तो ये जो पापा 19 वाला कोर्स है, इसमें है क्या क्या चीज़ें, कंप्यूटर का पूरा मटेरियल है, सारे लॉन्ग आंसर्स हैं, अभी क्वेश्चन आएगा आपका, अभी सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की पीडीएफ होगी उसके अंदर। तो अगर परचेज करना हो तो हम लोग क्या करना है, आपको हमको डायरेक्टली मैसेज करना है 7460944847 नंबर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी दी गई होगी। इस नंबर पे करना मैसेज हमको, 7460944847 पे करना हमको डीएम। और डीएम करके देखो लिखना क्या है, फर्जी हाल ना करना, अपना नाम लिख देना कि सर मेरा नाम ये है, स्कूल लिख देना, किस सिटी से बिलोंग करते हो लिख देना, ठीक है। और साथ में लिख देना खाली क्या, कि सर की लिख देना पापा 19 का चाहिए हमको कोर्स। और तुरंत क्या होगा, आपके पास एक लिंक आ जाएगी, उस लिंक पे जाना, अपना एक फॉर्म होगा छोटा सा, उस फॉर्म को फिलअप कर देना। जो पेमेंट है चाहे तो ऑनलाइन कर देना पेमेंट, वेबसाइट पे भी मैं ट्राई करूँगा कि अपडेट कर दूँ इस पापा 99 कोर्स को। और चाहना तो आप फिर नंबर पे जाके अपना एक कहना कि सारा क्यूआर भेज दो, तो हम या हमारी टीम में से कोई आपको एक क्यूआर सेंड कर देगा। क्यूआर पे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका पैसा भी सिक्योर रहेगा मेरे ख्याल से, कहीं इधर उधर भड़केगा नहीं। तो आप पेमेंट करा के यहाँ से भी काम अपना कर सकते हो, ठीक है। आपकी ये चॉइस है। खैर फिर बात है कि इस पे देखो इंट्रोडक्शन दिया गया यहाँ पे इसका, सर्चिंग शॉर्टिंग और मर्जिंग का। तो सर्चिंग क्या होती है भाई, किसी भी एक एरे के अंदर, मान लो हमारे एक एरे है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एरे का साइज क्या है, साइज एरे का 10 है, लेकिन इंडेक्स कहाँ तक है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, तो क्या होगा इसका इंडेक्स होगा इसका 9। पहले वाले क्या होगा 0 से लेकर 9 तक चलती हैं सारी हमारी एरे। अब इसी एरे के अंदर मान लो मैं किसी नंबर को ढूंढना हो कि वो किस जगह पे है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं किसका, सर्चिंग टेक्निक का। फिर अगर हमें इसी जगह पे ढूंढना हो, क्या देखो आपकी होती कौन कौन सी होती है सर्चिंग, आपके सिलेबस के अंदर लीनियर सर्च है आपकी, और आपकी है आपके साथ में इसके बाइनरी सर्च। क्या होता है आपकी लीनियर सर्च के अंदर, पहले क्लासेस में ऑलरेडी समझा चुके हैं हम, ठीक है। प्रोग्राम बना हुआ है, देख लेना, कुछ होता नहीं है इसमें, मालूम ये एरे है तो क्या पहले देखिएगा कि इसको कि ये है कि नहीं है, फिर ये देखेगा, ये एक एक लाइन चलेगा, क्यों क्या हो गया लीनियर सर्च। फिर क्या होती है बाइनरी सर्च में, क्या होगा, मान लो कोई एरे है, मान लिया हमने हमारी ये एरे थी, ये वाली ऊपर वाली, कहाँ हमारी ये एरे थी, कहाँ गई ये, हम क्या करेंगे इसको 20 से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। फिर चेक कर लेंगे कि हमारा जो एलिमेंट था वो इधर वाले में आएगा कि इधर वाले में आएगा। मान लो इधर वाले में आ रहा है तो फिर डिवाइड कर देंगे 20 से, और यही डिवाइड करते करते 20 से हर बार मिड को चेक करते रहेंगे, और फाइनली जाके हमें मिड पे क्या मिल जाएगी वैल्यू, मिड मिल जाएगी वैल्यू किसकी, जो हमारा एलिमेंट इसका होगा। प्रोग्राम बना हुआ है, अभी कराएंगे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वाली वीडियो जब आएगी तो उसी के अंदर आपका ये भी हम समझा देंगे।
देखो आगे शॉर्टिंग क्या होती है कि मान लो लिखा है आपने 1 2 3 छोड़ दिया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 यहाँ आ गया, 6 आ गया, 7 छोड़ दिया, 8 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। आपने डेटा को ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये डेटा आपका रीअरेंज नहीं है, मतलब अरेंज आपका ये नहीं है, इसको करना है हमें रीअरेंज। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसका शॉर्टिंग का। शॉर्टिंग क्या होती है, किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा शॉर्टिंग। क्या नीड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इनको पढ़ लेना। शॉर्टिंग भी क्या है, दो हैं। पहली आपकी होती है बबल शॉर्ट, है ना, जहाँ पे क्या होता है हर एक एलिमेंट उसके अगले वाले से कंपेयर होता है और स्वैप हो जाते हैं। और फिर आपकी आती है इसमें कौन सी, सिलेक्शन शॉर्ट। इसमें क्या होता है, फाइंड करते हैं सबसे जो छोटा वाला एलिमेंट है वो कौन सा है, और फिर उसको पहले वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, स्वैप करा देते हैं ना। ये हो गया आपका। फिर कहती है मर्जिंग। दो एरे दी गई हैं, एक एरे लिखी है 1 2, एक एरे है 3 4, अलग अलग एरे हैं, इनको हमने आपस में ऐड कर दिया। क्या बन गई हमारी, ये बन गई 1 3 4 प्लस 4 और 6 हमारी एरे। इसको कहते हैं क्या, मर्ज करना, है ना, या फिर सॉरी ऐड करना हो गया। तो मर्ज करना क्या होगा, 1 2 3 4। अब ये दोनों एरे क्या हो गई, एक ही एरे बन के मर्ज हो गई, बन गई। इसको कहते हैं तो क्या, मर्जिंग। क्लियर हो गया आपको ये मर्जिंग, है ना। प्रोग्राम बना हुआ है पीडीएफ में, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी वरना देख लेना, ठीक है। फिर आपसे हम लोग किस पे, अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है हमारा आखिर क्या होता है कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं उनको बताना है। तो क्या होंगी, यूज टू फ्लो द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। होती क्या क्या देखो हैं, डैट अल्टर नॉर्मल सीक्वेंस फ्लो करती है कंट्रोल। ज्ञान दिया हुआ है पूरा, इसमें पढ़ लेना आराम से, मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ इस चीज़ों को क्योंकि एग्जाम आपका खोपड़ी पे है। अब हमारा एक लाइन समझाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी ना। फिर देखो बात करते हैं किस पे, टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट पे। करते क्या है, कंट्रोल करते हैं किसको, स्टेटमेंट्स के फ्लो को, प्रोग्राम के फ्लो को। अब कौन कौन सी होती हैं आपकी, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग और जंप स्टेटमेंट। इनसे बाहर एक क्वेश्चन अगर गिर जाए तो कहीं नाम से। देखो क्या होता है डिवीजन, इसमें आगे आपका इफ़ आता है जो क्या करेगा, इफ एल्स वाला काम हो गया। इफ़ आता है आपका, इफ एल्स आता है आपका इसके अंदर, है ना, इफ़ ये नहीं तो ये। फिर आपका आता है इफ एल्स लैडर, मतलब इसमें इफ़ के अंदर एल्स इफ सॉरी, है ना, इफ़ के अंदर एल्सिफ एल्सिफ का यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है देखो नेस्टेड इफ़, कहीं होगा नहीं दिया गया है, जान लो क्या होता है नेस्टेड इफ़। मतलब जब हम लोग इफ़ के अंदर, इफ़ एक कंडीशन दी गई यहाँ पे, इफ़ के बाद फिर हम लोग इफ़ का यूज़ कर दिए, ये होता है क्या हमारा, ये होता है हमारा नेस्टेड इफ़। इफ़ के अंदर क्या, इफ़ आ जाना ना। फिर कहता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच केस क्या होता है हम जानते हैं ना। स्विच केस में क्या होता है भाई, एक स्विच दिया होगा उस पर कंडीशन होगी भाई डे 3 है, स्विच डे ले लिया। अब केस 1 है तो मंडे है, 2 है तो ट्यूसडे है, 3 है तो वेडनेसडे है, डिफॉल्ट है तो इनहेरिटे। प्रिंट जरूर करा देना, क्या आखिरी में होगा सब में, क्या ब्रेक। ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा भैया, एक कंडीशन होगी सर। कंडीशन कौन सी होगी सर, कंडीशन होगी आपकी फॉल थ्रू की, है ना, फॉल थ्रू। ये कंडीशन हो जाएगी, है ना। अब अगर अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो। फिर कह रहा है भैया लूपिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं सर। लूप होते हैं 3 टाइप के। फॉर लूप होता है आपका, एक होता है आपका वाइल लूप, एक होता है आपका डू वाइल लूप, है ना। फॉर लूप क्या होता है हमारा, वाइल क्या होता है, डू वाइल क्या होता है। बहुत ही सिंपल समझते हैं अगले वाले पेज के अंदर। देखो फॉर, यार पेन दिक्कत कर रहा है पता नहीं क्यों बार बार। फॉर, वाइल और डू वाइल, देखो, है ना, समझाएंगे नहीं, समझा चुके हैं पहले कि भैया आपने गाड़ी ले ली किसी से मांग के, चक्कर लगाने गए, आपको पता है कि आपको 5 बार चक्कर लगाना है, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम लूप चल रहा है। जब भी चलेगा लूप कितनी बार, फिक्स नंबर ऑफ टाइम क्या यूज़ होगा, हमेशा हमेशा यूज़ होगा आपके फॉर लूप का। और जब आपको नहीं पता होगा कि जो हमारा लूप है कितनी बार रन होगा, ठीक है, आपको पता ही नहीं है तो क्या होगा, ये वाइल लूप यूज़ होगा। कि आपने कहा भैया बाइक दे दो हमको, जब तक मेरा मन होगा चक्कर मारेंगे, पता नहीं कुछ। लेकिन अगर डू वाइल क्या होगा कि आपको पता है कि हम एक चक्कर तो मारेंगे ही मारेंगे, एटलीस्ट 1 तो मारेंगे मारेंगे, उसके बाद का मूड होगा तो मारेंगे वरना नहीं मारेंगे। तो क्या होगा आपका यूज़, तो यूज़ होगा आपका डू वाइल। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों आपके होते हैं एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल्ड, है ना, ध्यान रखना। ये कैसा होता है आपका, ये होता है आपका एग्जिट कंट्रोल, है ना, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है ये, ठीक है। बाकी आपको अगर अदर वीडियो देखनी है, एक बार जाना किसमें, इसे वेबसाइट खोलना, यहाँ लिखना past10pixels.com, ठीक है। ये कोर्सेज वैसे हटाओ, यहाँ जाना
खुल जा भैया, खुल गया देखो। एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाना, अपना बोर्ड सेलेक्ट करना, अपनी जो क्लासेस हैं 10 सेलेक्ट करना। इसके बाद अभी ये कंप्यूटर ना एग्जाम फोकस, यहाँ पे हम सारे लेक्चर डाल देंगे। कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं पुराने साल वाले, टाइम हो तो इनको भी देख लेना। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, 2025 के बेसिस पे हैं। कुछ चीज़ें नई अभी ऐड ऑन हुई हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनको खो दो, पढ़ भी ना करो। बाकी एमसीक्यू देखने हैं तो यहाँ पे आपकी पूरी एमसीक्यू सीरीज पड़ी हुई है, इनको भी देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए एआई, तो ये क्या है, कोने में आपका है पापा एआई, है ना, तो पापा एआई, इससे आप कुछ भी पढ़ सकते हो, अपना प्रोग्राम बना सकते हो, मेरे बारे में पूछ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इससे, ठीक है। और आपको ये लिंक भी दे देगा डायरेक्टली किसकी, हमारे यूट्यूब वीडियोस की। तो भैया इनका यूज़ करना है, सब एआई, पापा एआई का और फलाना ढिमाका का चीज़ों का, ठीक है। ये आपका नाइट मोड है, दिन होना हो तो यहाँ दिन पे आ जाना, लाइट कर लेना, दिन हो जाएगा आपका, फिर रात कर लो चाहे तो, ठीक है। हम सिस्टम कर देते हैं। कोर्सेज में जाओगे, यहाँ जहाँ शॉप पे जाओगे तो देखो ये कोर्सेज पड़ा हुआ है 149 वाला, यहीं पे अब ये हम कोर्स ऐड कर देंगे 19 वाला। चाहो तो यहाँ से ले लेना, लेकिन यहाँ से मत लेना, पेमेंट फंस जाएगी तो फिर रोगे आके मेरे पास में, ठीक है। सर बस फंस गई पेमेंट मेरी, बाकी आपकी चॉइस। फिर देखो हम लोग आते हैं कि इसमें जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या होती है, देखो भैया हम लोग चल रहे थे, एक स्टेप ये है, दूसरी स्टेप ये है, तीसरी स्टेप ये, चौथी, पाँचवीं, 6, 7, 8। एक बच्चा आया, वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे पे तीसरे पे गया, फिर तीसरे पे चौथे पे नहीं गया, सीधे जंप मार के कहाँ पहुँच गया, पाँचवें पे छठे पे पहुँच गया। ये क्या हुआ, जंप मारा उसने, मतलब स्टेप को क्रॉस ही कर दिया। एक बच्चा दूसरा आया, चला पहले पे, फिर गया दूसरे पे, फिर एकदम ही बाहर हो गया, एकदम काम ही खत्म, सीधे टॉप पे निकल के काम, फिर चलना ही नहीं सीढ़ी वीढ़ी। तो ये दो कंडीशन है। ये पहली वाली कौन कंडीशन आपकी है, पहली, ये जो दूसरी वाली ये आपकी है ब्रेक। ये क्या कर रही है, ब्रेक कर दे रही है भाई बाहर सीधे। ये क्या है आपकी, ये है आपकी कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दे रही है, मतलब यहाँ पे ये इसको छोड़ देगा और किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। इसको काट दो ना, इस पे आपका आ जाएगा, इस वाले को छोड़ दिया इसने। या जो भी कंटिन्यू कराना हो आपको वो चीज़ है ना। फिर देखो आप क्या आती है, कंटिन्यू समझा दिया आपको। फिर आती है गो टू, है ना। गो टू क्या होती है कि आपने कहा भाई तीसरा बच्चा लेके आया, आप पेंटिंग करता हूँ मैं एक बार, रुको, ये लो लाल बच्चा आ गया, ठीक। ये गया पहले स्टेप पे, दूसरे पे गया। आपने कहा भैया तीसरे पे नहीं जाना है, 3 पे गया, पहले भी गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया। आपने कहा चौथे पे नहीं जाना है बच्चा, न जाना है 5वें पे, तुम जाओ सीधे कहाँ, छठे पे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया गो टू। जिसको बताया हमने कि यहाँ तुम्हें जाना है बच्चा, तो वहाँ गया, ठीक। गो टू हो गया हमारा। डिफिनेशन दे दीजिए, प्रोग्राम लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अगर कंक्लूजन आपका हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे कि भैया क्या होती है हमारी फाइल हैंडलिंग, आखिर क्या होती है। सर ये कौन सी बला है एग्जाम के अंदर आ गई फाइल हैंडलिंग, हमको तो ये आती ही नहीं है ना, सर ने पढ़ाई होगी आपके एग्जाम के अंदर, है ना। देखो होता क्या है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने प्रोग्राम बनाया है जो क्या कर रहा है, एसआई निकाल रहा है। लेकिन जो एसआई हर बार निकाला जा रहा है, क्या वो कहीं स्टोर हो रहा है पीछे, नहीं स्टोर हो रहा है। तो हमें ऐसे जहाँ पे हमें आउटपुट को स्टोर करना हो या हमें इनपुट को स्टोर करना हो, प्रिंट देना हो, तो उन वाले केसेस के लिए हमें फाइल्स बनानी पड़ती हैं। और उन फाइल को हैंडल करने का काम ही कहाँ होता है, उसको कहते हैं हम लोग फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज, ठीक। देखो अब ये प्रोग्राम दिया हुआ है, यही प्रोग्राम एग्जाम में आपके आएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक। देखो जो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है डेटा को string.txt से, और राइट भी कर रहा है कहाँ पे, record.txt के अंदर। txt मतलब टेक्स्ट फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है, जान लो पहले। फाइल हैंडलिंग होती क्या है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, स्टोर डेटा परमानेंटली इन फाइल्स, है ना, समझा दिया मैंने आपको ऑलरेडी। फिर देखो फाइल यूज़ कैसे करते हैं, फाइल fp, ये जो स्टार है ये क्या है हमारा, ये है पॉइंटर। पॉइंटर क्या करते हैं सर, आपने पढ़ाया था, पॉइंटर करते क्या है, पॉइंटर बताते हैं मेमोरी एड्रेस की लोकेशन। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हेडर फाइल हमारी std.h तो है ही है हमारी ना। फाइल का जो टाइप देखो लिखा है, पहले होता है टेक्स्ट फाइल, होती है आपकी .txt से। आपकी होती है बाइनरी फाइल, जिनमें आखिरी में .bin लिखा होता है। ये डेटा को स्टोर करते हैं किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में, जीरो फॉर्म में। ये करती है किसमें, टेक्स्ट की फॉर्म में, जिनको हम लोग रीड कर सकते हैं। कुछ देखो स्टेप्स हैं कैसे करना है, फाइल को पहले डिक्लेयर कर देना, ओपन करना, चेक करना, एरर के लिए परफॉर्म करना, फाइल को कर देना क्लोज, है ना। प्रोग्राम वाले सेक्टर में हम बता देंगे इसका आपको प्रोग्राम। क्लियर हो गया आपको, ठीक।
इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इसके, परमानेंट स्टोरेज है, रिकॉर्ड मेंटेन करती है, अलाउ करती है क्या, लार्ज डाटा को डील करने के लिए हेल्प करती है, बैकअप और रेस्क्यू के रीयूज़ के लिए, और एसेंशियल किसके लिए है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने के लिए। कुछ देखो कॉमन फाइल, इसमें क्या है, एफ ओपन फाइल को ओपन करता है पर्टिकुलर मोड के अंदर, एफ क्लोज क्लोज कर देगा, एफ गेट सी एक कैरेक्टर को रीड करेगा, एफ पुट सी एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, है ना, राइट करेगा, मतलब एफ प्रिंटर, एफ क्या करते हैं हमारे, ये फॉर्मेट करते हैं इसको, रीडिंग और राइटिंग को। ईयूएफ क्या होता है हमारा, फाइल का एंड ऑफ मार्कर होता है, एंड ऑफ फाइल, है ना, ईएफ मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फाइल, भाई हम फाइल के एंड में अब आ गए हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पे। बहुत लंबी क्लास हो गई है, खैर बढ़िया है आपके लिए भी, एक क्लास देख लोगे सारा काम खत्म, सारी टेंशन खत्म, पैसा आ जाओ। देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ड्रोन आसमान में उड़ती चिड़ैया, है ना, देखा होगा आपने एमजे वाला वीडियो, तो वही चीज़ जो आसमान में उड़ा करते हैं इनको कहते हैं हम लोग क्या, ड्रोन, है ना। एक तो बर्ड बर्ड उड़ती हैं, एक कृत्रिम बर्ड उड़ती हैं, जो उनको क्या कहते हैं लोग, ड्रोन कहते हैं। ड्रोन का नाम क्या है, इसका नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ध्यान रखना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट हो, एरोप्लेन हो, ना लगा के ले आना, एरियल लगा के आना, यूएवी, ठीक। जब विदाउट ह्यूमन पायलट, इंसान इसके अंदर नहीं होता है, रोबोट होता है, रोबोट भी नहीं होता है, मतलब रिमोटली कंट्रोल पूरा एक काम इसका चला करता है। हिस्ट्री क्या देखो टेक्नोलॉजी की है, पहले वॉर बिगनिंग कब हुई, 1849 के अंदर, वहाँ पे बलून का यूज़ किया गया था, इसी वाले बम गिराने वाले। फिर वर्ल्ड वॉर 1 आई 1930 के अंदर, मॉडर्न एरा के अंदर क्या हम लोग कई सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्वीन बी, ये आपके ड्रोन का नाम था जिसको यूज़ किया गया था ना, यहाँ से कैटरिंग बग का यूज़ किया गया था क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, है ना। फिर देखो आपके DJI फैंटम, सारे क्या हैं आपके ड्रोन्स के प्रेजेंट टाइम में जो अच्छे ड्रोन्स हैं उनके नाम है। टाइप ऑफ ड्रोन क्या होते हैं, मैंने पहले होते हैं मल्टी रोटर, फिक्स्ड विंग और सिंगल रोटर। मल्टी रोटर क्या होंगे आपके, जिनके अंदर 4 पंखा लगा होगा, 6 पंखे होंगे, 8 होंगी, 6 4 वाले को क्वाडकॉप्टर, 6 वाले को हेक्सोकॉप्टर, और 8 वाले को ऑक्टोकॉप्टर भी कहते हैं, है ना। मन कर रहे हैं आप लगा दें मीम, कौन सा मीम लगा दें, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, है ना, वो जो वाला मीम था उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ फिलहाल कर सकते हैं, ठीक। मस्ती से रहो यार, टेंशन ना लेना, प्रॉपर नींद ले लो अपनी। बस खाली 19 तारीख को रात में मत जगना, सुबह 4 बजे की क्लास आएगी। 19 फेब को सुबह 4 बजे एक बहुत ही फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास, एकदम तड़कती भड़कती, खाली जिसमें मैप हो गया पूरा रिवीजन, 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम करा देंगे, अब उसको जरूर ले लेना। इसके पहले शाम को 19 फेब की शाम को क्लास आएगी, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स की क्लास आएगी, उसको भी ले लेना। वो और बाकी MCQ तो सारे मैंने करा ही दिए हैं, इसके अलावा कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, है ना। MCQ ये भी क्लास आपकी इसकी आगे भी क्लास आएगी, अभी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स वाली क्लास आएगी, उसको देख लेना, ठीक है। फिर देखो बचा क्या हमारा हो गया, फिक्स्ड विंग में क्या होता है, जिनके विंग क्या होते हैं हमारे, फिक्स होते हैं ना, रिजिड होते हैं। यार फ्यूल, ये क्या करते हैं, फ्यूल का या बैटरी यूज़ करते हैं किसके लिए, लंबी लंबी दूरियों को उड़ने के लिए यूज़ का होगा, इनका मैपिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए। फिर आपके आते हैं कौन से ड्रोन, सिंगल रोटर, जिनमें खाली क्या होती है, एक सिंगल रोटर होता है, एक बड़ी सी मोटर लगी होती है, टेल होती है, लाइक आपका हेलीकॉप्टर, है ना, वो होते हैं क्या, सारे सिंगल रोटर ड्रोन। फिर आपके आते हैं VTOL, फिक्स्ड विंग हाइब्रिड। वीटल वी से होता है वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, है ना, एक हेलीकॉप्टर यहाँ खड़ा हुआ है, यहीं से वो उड़ जाएगा और यहीं पे लैंड भी हो जाएगा, आपको रनवे की जरूरत इसको नहीं पड़ती है ना। खैर देखो फिर क्या क्या होते हैं मेन कंपोनेंट, मतलब क्या होगा, फ्रेम होगा ना, बॉडी होगी हेलीकॉप्टर की, मतलब कि ड्रोन्स की, उनमें मोटर होगी, प्रोपेलर लगे होंगे, तो ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर भी होगा आपका, जिसके क्या उसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपका होगा फ्लाइट कंट्रोलर, जो कि क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है किसका, ड्रोन के एग्जाम क्वेश्चन आएगा, बताओ भैया व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द ड्रोन, क्या बताओ क्या होगे, बता क्या होगे आप, फ्लाइट कंट्रोलर। फिर देखो लिखा है आपका बैटरी होती है ना, लिथियम पॉलीमर की। फिर आपका होता है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लगा होगा, कैमरा होंगे, सेंसर्स होंगे, जिसके लिए भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखो इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, मीडिया में, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और आपका डिलीवरी सर्विसेज के लिए, मैपिंग के लिए यूज़ हो रहा है। देखो भैया ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। इसका देखो कैलकुलेशन पे लिखा है, वो तो खैर हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन पे अपने, ये है आपका साइबर क्राइम, है ना। ये ना कहना कि सर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा कि भाई टाइम बहुत कम बचा है, 19 को आपका एग्जाम है। होप आई थिंक ये क्लास आप लोग देख रहे होंगे मेजॉरिटी लोग 18 फरवरी की शाम को, ताकि आप 19 को सुबह अपना एग्जाम दे सकें। अच्छी बात है, शाम को देखो, कल सुबह उठना, अगर 19 को देख रहे हो तो 4 बजे क्लास आएगी, बहुत फास्ट रिवीजन उसमें इससे भी फास्ट होगा,
उसको देख लेना एक बार, है ना। एमसीक्यू सोचते सोच को फंस जाए उससे। एमसीक्यू की जो क्लासेस हैं, जाना किसमें, अपनी वेबसाइट पे खुली, बंद कर दी मैंने, खुली तो है अभी। यहाँ जाना, एक्सप्लोर कोर्सेज क्लास 10th, और इसके बाद जाना किसमें, क्लास 10th पे जाना, कंप्यूटर एग्जाम फोकस पे जाना। यहाँ पे मैं एक बार सारी एमसीक्यू क्लास जो भी हुई है रिसेंटली वाली, उनको भी अपलोड कर दूंगा। एक मैराथन कराई हमने एमसीक्यू की, वो कर देंगे अपलोड हम। वो ले लेना क्लास सारी की भी, सारी देखना वीडियो को लगा के 2x 3x पे, ताकि क्या हो, पूरा हर चीज़ आपकी रिकॉल हो जाए। 99 में 99 मार्क्स लेके आना। अगर 90 से ऊपर मार्क्स लेके आओगे तो गिफ्ट मिलेगा किसकी तरफ से, पास्ट एंड पिक्सल की तरफ से। लास्ट ईयर कुछ कॉजेज से पेंडिंग चल रहा है, बट उनको मिलेगा तो ज़रूर अभी कुछ दिन में। फिर देखो आते हैं किस पे, मीनिंग ऑफ साइबर क्राइम। अब देखो क्या होता है, मतलब किसका, साइबर क्राइम का। देखो होता क्या है साइबर क्राइम, ऐसी एक्टिविटी जो क्या हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो, और कहाँ हो रही हो, इन्वॉल्व कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस और इंटरनेट पे हो रही हो ना, मतलब साइबर तरीके से हो रही हो, उसको कहते हैं हम लोग क्या, साइबर क्राइम। देखो कॉमन टाइप क्या है, पहला आपका लिखा है हैकिंग, किसी भी इंसान के फ़ोन की अनअथराइज एक्सेस को ले लेना या चुरा लेना, क्या कहलाता है, हमारा हैकिंग कहलाता है। फिशिंग क्या होती है, डुप्लीकेट बना देना एक पेज, फेकिंग, सेंडिंग अ फेक ईमेल्स, है ना, फेक ईमेल भेज देना किसी को, सारे क्या कहलाते हैं, हमारे फिशिंग कहलाती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड चुरा लो। साइबर बुलिंग, किसी को धमकी दे दो, है ना, कि मिलो बेटा बाहर, तुमको बताएंगे हम, तो हो गया। फिर आपका था सॉफ्टवेयर पायरेसी, एक कंपनी बेचारी उसने बनाया सॉफ्टवेयर एक ठो, खूब अपना उसका सिस्टम बनाया हुआ, आप क्या कर रहे हो, उसको फ्री फंड में यूज़ करे ले रहे हो, हैक करा के ना। फिर आपका आ गया मालवेयर अटैक्स, है ना, स्प्रेडिंग हार्मफुल, अपने क्या करना, ऑनलाइन आप वायरस फैला रहे हो बैठ के, किसी को फर्जी ईमेल भेज के वायरस भेज दिया। ये सारी चीज़ क्या होती है, इसको कहते हैं मालवेयर का अटैक, है ना। ये सब चीज़ें आती हैं किसके अंदर हैं, ये आती हैं आपकी साइबर क्राइम के अंदर। देखो क्या, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से बचना, क्या कह रहा था, कहलाता है आपका साइबर सिक्योरिटी। क्या कहते हैं उसकी इंपॉर्टेंस है, लिखा है भाई, सेंसिटिव और पर्सनल फाइनेंशियल डेटा को करती है क्या, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट करती है किसको, अनऑथराइज एक्सेस टू बैंक अकाउंट। फिर लिखा है इंश्योर करते हैं किसको, स्मूथ फंक्शनिंग फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस नेटवर्क को ना, नेशनल सिक्योरिटी के काम में भी आती है ना। फिर लिखा है प्रिवेंशन, कैसे रहें हम लोग सेफ, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी भैया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, अपने सॉफ्टवेयर को रखो अपडेट, डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे काम करो, बैकअप डेटा का ले लो, वाईफाई को सिक्योर कर लो। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो ये रही आपकी क्लास, ये रही हमारी वेबसाइट, क्लिक करके पहुंच जाना सीधे कहाँ पे, pastandpixels.com पे। ज़िंदगी भर याद रखना कि हाँ, कोई पास्ट पिक्सल नाम का चैनल था। ठीक, और उसके बाद आप सभी बच्चों को, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, पास्ट एंड पिक्सल्स फैमिली की तरफ से, पर्सनली मेरी मतलब उत्कर्ष अवस्थी की तरफ से। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, एग्ज़ाम में मतलब 99 तो छोड़ो, तो 100 में 100 मार्क आप लोग स्कोर करके आएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आज शिवरात्रि का दिन था, और मतलब रात हो गई है, अगला दिन लग गया है, बट आज था, तो भगवान भोलेनाथ आप सभी पे कृपा बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आप अगली प्रोग्राम वाली क्लास में, जो कि आने वाली है 18 फरवरी की शाम को, और फिर उसके बाद मिलेंगे हम लोग 19 फरवरी की सुबह 4 बजे। कोई भी डाउट हो, नंबर फिर लिख देता हूँ अपना एक बार, 7460944847। कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि पैसा देना पड़ेगा, डाउट आप पूछो, कोई भी डाउट हो पूछो, है ना, ज़रूर पूछना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जब भी आप जो भी देख रहे हो। तब तक ना, बाय बाय, जय हिंद।